इलेक्ट्रोस्टैटिक में आज हम अक्षीय और अनरक्षीय स्थिति वाला व्यंजक करेंगे, जिसमें आपको नेट वैद्योच्छेद निकालना होगा। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। पहले तो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में पहले हमें वैद्योच्छेद निकालना है द्विध्रुव की। ठीक है, तो द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्योच्छेद, और फिर इसके बाद निरक्षीय में। तो चलिए द्विध्रुव लेते हैं। एक द्विध्रुव होता है बराबर और विपरीत आवेशों से मिलकर बना एक आवेशों का संयोजन। तो एक प्लस क्यू होता है, एक माइनस क्यू, और एक हो गया आपका प्लस क्यू। और बीच की दूरी लेते हैं इनकी 2l, और ये मध्य बिंदु है LL पे, और यहाँ से हमें अक्षीय स्थिति में एक बिंदु है P, जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। A और B पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश हैं, तो P पर हमें नेट वैद्योच्छेद दोनों आवेशों के कारण फाइंड करना है। ये द्विध्रुव रखा है, तो इसके कारण जो डायरेक्शन होगी, ये B के कारण जो आवेश है यहाँ पे इसकी डायरेक्शन होगी ये EB कह देंगे इसे, क्योंकि धन आवेश के कारण यहाँ पे दूर की ओर। और A के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, A पर जो भी आवेश है उसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी वो होगी EA। ये आपकी होगी लेफ्ट में, ये अट्रैक्ट करेगा इसे यहाँ पे। तो EA और EB की हमें नेट वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि 2l बहुत छोटा होता है, इसका जंक्शन भी लगाना होगा। तो मैं ये दूरी लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक की मध्य बिंदु से R। तो एक दूरी R प्लस L और एक R माइनस L होगी। तो हमें इतनी थ्योरी लिख देनी है कि प्लस क्यू व माइनस क्यू से एक द्विध्रुव बना है, बीच की दूरी इनकी 2l है, और मध्य बिंदु से R दूरी पर, O से R दूरी पर P बिंदु है, इसी पे हमें नेट वैद्योच्छेद फाइंड करना है। तो पहले मैं वैल्यू निकालूंगा EB और EA की। तो EA की वैल्यू होगी 1/4πε0 और Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, और EB होगा आपका 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। तो अभी ऐसी बात है, यहाँ पे R माइनस L बड़ा होगा, R माइनस L वाला टर्म बड़ा होगा। हमें निकालना है P पर नेट, तो EP हम कह सकते हैं उसे, नेट EP, यानी P पर नेट वैद्योच्छेद। ये होगा आपका EB माइनस EA। जो नेट डायरेक्शन होगी वो आपकी राइट साइड रहेगी, क्योंकि EB बड़ा है। तो अब हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है नेट के लिए। तो कॉमन आएगा Q/4πε0, और ये आपका बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका Q/4πε0 और R प्लस L का होल स्क्वायर, और इधर आएगा LCM लेंगे और इनका गुणा हो जाएगा आपका, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इनको तोड़ते हैं तो Q ऊपर देखिए, इनको तोड़ेंगे तो R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2RL, इसमें आएगा R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, 4RL बचेगा। तो 4RL को मैं इस तरह लिख रहा हूँ 2 और Q इंटू 2L, और एक R रहेगा इंटू में, अपॉन 4πε0 R माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको मैं P लिख सकता हूँ, और अजम्पशन यहाँ पे L छोटा है तो L स्क्वायर लगभग यहाँ पे हम 0 मानेंगे। ये कंडीशन दोनों में लगानी होगी। तो ये देखिए, ये बचा आपका ये 2P और ये R यहाँ से कट जाएगा, तो 1/4πε0 2P अपॉन ये 2 रहेगा, और इधर आप L स्क्वायर को 0 कर देंगे तो R घात 4 होगा। यहाँ ये बचेगा, यहाँ पर कैलकुलेशन कर देते हैं, ये 0 हो जाएगा L, तो ये बचेगा R अपॉन R घात 4, तो ये RQ आएगा। तो ये हो गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पर अक्षीय स्थिति में 2P अपॉन RQ, और निरक्षीय में आएगा आपका P अपॉन RQ। उसको भी देख लेते हैं कैलकुलेशन। और निरक्षीय स्थिति का मतलब है कि हमें परपेंडिकुलर वाई सेक्टर वाई लाइन में जाना है। तो देखिए, ये आपका प्लस Q चार्ज है, ये माइनस Q है, और 2L है तो ये LL हो जाएगा। यहाँ से R दूरी पर ये बिंदु है P। अब यहाँ फाइंड करना है हमें P पर। तो P पर नेट वैद्योच्छेद दो आवेशों की वजह से होगा, प्लस Q और माइनस Q की वजह से।
तो यहाँ पे इसकी वजह से जो होगा उसकी डायरेक्शन यहाँ होगी और इसकी वजह से अबे होगी। तो मैं इस पॉइंट को इधर दोबारा बना लेता हूँ, यहाँ जगह कम है। तो देखिए ये क्षैतिज लाइन खींच ली, ये आएगा आपका प्लस की वजह से ई ए कह लीजिए इसे, और एक आएगा आपका इस तरह, ये है ई बी, यहाँ बी बिंदु मान लीजिए, ए पर जो आवेश है उसे ई ए कह देंगे। तो ये डिस्टेंस होगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये अगर मैं थीटा मानता हूँ ये एंगल, तो इधर भी ये क्षैतिज से थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। अब हम इनके कंपोनेंट लेंगे, ई और ई बी दोनों की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि डिस्टेंस सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये जो कंपोनेंट आएगा साइन वाला, ई साइन थीटा, और इसका होगा ई साइन थीटा। ई ए ई बी को ई माना है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे दोनों, 2e cos थीटा। तो नेट जो आएगा पी पर, ई पी का मान होगा नेट ई पी, और ये होगा आपका 2e cos थीटा। इसको हमें और सॉल्व करना होगा अभी। तो ई की वैल्यू होगी आपकी 1/4πε0, बिंदु आवेश वाला लगेगा, और q/r स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आएगा अंडर रूट में, और यहाँ आएगा cos थीटा होगा आधार बटे कर्ण, तो L/√r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे घात 1/2। अब देखिए 2 और 2l को यहाँ एक साथ लिख के q इंटू 2l को हम p कह सकते हैं, और ये आएगा 4πε0, एल स्क्वायर को यहाँ फिर 0 कर देंगे, तो ये आपका आएगा आर स्क्वायर प्लस 0, और यहाँ होगा आर स्क्वायर प्लस 0 पे घात 1/2, 2 कटेगा तो एक आर बचेगा, 1/4πε0 p/r³। तो ये आपका हो जाएगा निरक्षीय स्थिति का, यानी आधा होता है जस्ट अक्षीय का। अब इसी तरह हम विभव भी निकाल सकते हैं, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विभव। तो द्विध्रुव की अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में विभव, तो विभव में हमें परिणामी भी नहीं देखना, सीधे सीधे अलजेब्रिक सम निकालना है हमें, और निरक्षीय में 0 होगा, अक्षीय में वैल्यू हमें मिलेगी। देखिए ये b हो गया, और ये इधर लिए q, उधर लिए हैं -q, तो यहाँ पे O है, ये LL होगा उसी तरह है, और r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु है, यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P, इसी की लाइन में लेना है आपको। यहाँ पे हमें VP निकालना है, VP मतलब नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो इसकी वजह से होगा r-l डिस्टेंस प्लस चार्ज की वजह से। इसको अलजेब्रिक सम में सीधे जोड़ते हैं बीजगणितीय विधि से। अदिश राशियों में चिन्ह सहित मान रखना है अब इसका, और सदिश में आपको धन करके रखना है यहाँ पे, और यानी पोटेंशियल निकालने में और स्थितिज ऊर्जा निकालने में और वर्क डन निकालने में, इनमें आवेश के मान चिन्ह सहित रखेंगे। ये जो अदिश राशियाँ हैं उनमें आवेश का मान चिन्ह सहित रखना है, और जो सदिश हैं उनमें चिन्ह का यूज होगा डायरेक्शन के लिए, यहाँ चिन्ह सहित आएगा। तो ये होगा आपका q/r-l, q/r होता है, और प्लस दूसरा आएगा 1/4πε0 -q/r प्लस l। अब हमें इसे सॉल्व करना होगा, तो q/4πε0 और एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ये होगा r प्लस एल और -r प्लस एल अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ऊपर बचा 2l, तो ये हो गया p/4πε0, और l यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका r स्क्वायर। ठीक है, और इसी को हम फिर से डिफरेंशिएट करें अगर, तो dv/dx से तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल v/del x। r से हम इसका डिफरेंशिएशन भी करें अगर v का, तो हम पैदोच्छेद पा सकते हैं अक्षी में। देखिए इसको देख भी सकते हैं, जो हमारा व्यंजक आया है नेट p पर, वो हमें vp यहाँ पे देखिए मिला है 1/4πε0 p/r स्क्वायर। अगर मैं r के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करूँ, और तो मैं इसे लिखूँगा dvp/dr, r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये r⁻² का होगा -2 r⁻3। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ -EP, क्योंकि dv/dr होता है e। अब p बिंदु पर है तो इसे भी EP हम कह सकते हैं, माइनस सहित रखेंगे, और p/4πε0 2r3 2p/r3, ये नीचे लाएंगे, अभी यहाँ इसे लिख देते हैं। तो माइनस माइनस ये जो माइनस है कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आपको EP मिलेगा
1/4πε0 2p/r³। ये वैसे इसकी आवश्यकता नहीं थी, मैंने यहाँ से आपको चेक कराया है कि पोटेंशियल से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं अगर आप चाहें। ये डेरिवेशन आपको लगाना पड़ेगा, वेरिएबल आर है, क्योंकि जनरल इसका जो फॉर्मूला है मोस्ट जनरल वो ये है कि वेक्टर ई इक्वल टू होता है डेल बी अपॉन डेल एक्स आई कैप और माइनस डेल वी, डेल मतलब पार्शियल डिफ्रेंसिएशन है, जे कैप और डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। ये जनरल फार्मूला है। यहाँ वेरिएबल एक था आर, तो इन जनरल हम आर के लिए लिख सकते हैं माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, और ये हमने यहाँ पे यूज किया। डायरेक्शन एक ही है, आर वेक्टर यहाँ पे लिया जा रहा है। अब आती है निरक्षी स्थिति में, तो निरक्षी का विभव 0 आएगा। देखिए इसको सिमेट्री से भी आप देख सकते हैं, प्लस क्यू, और ये द्विध्रुव हो गया आपका। और मध्य बिंदु से आर दूरी पर यहाँ पी पर हमें पोटेंशियल निकालना है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होंगी। ये होगी √r² प्लस l², और ये भी यही होगी। और पी पर वीपी पर नेट पोटेंशियल होगा 1/4πε0 q/r, r का मान है आपका ये, और दूसरा होगा 1/4πε0 माइनस q/r। यहाँ भी r की वैल्यू वही है। तो ये देखिए जितना पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव है, तो यहाँ पर निरक्षी स्थिति में पोटेंशियल 0 रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाता है वहाँ पे। तो वीपी यहाँ पे 0 है, तो ई हमें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो पोटेंशियल यहाँ पे निरक्षी स्थिति में 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले। पिछले टर्न पे भी हमने क्वेश्चन करे थे, चलिए ये एनसीईआरटी वाली प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल्स, उनको देखते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर आवेश इतना है, तो इनके बीच कितना बल लगेगा। देखिए एक ये आर की वैल्यू दी है 30 सेंटीमीटर, यानी 30/100 मीटर, और एक पर है 2 × 10⁻⁻7, और दूसरे पे चार्ज है 3 × 10⁻⁻7, और एफ फाइंड करना है हमें। तो एफ होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2, तो Q1 Q2 ये हैं और पावर ऐड हो जाएंगी अपॉन r²। तो r है आपका 0.3, तो 0.3 × 0.3, इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3 से 3 कटेगा एक, और ये 6 के टर्म्स में आएगा, 6 × 10⁻³ न्यूटन MKS में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.4 माइक्रोग्राम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में इतना बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर यह आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी और छोटे गोले पर कितना बल आरोपित हुआ, ये भी फाइंड करना है। तो देखिए इसके पास में एक अन्य गोला रखा है, ये है 0.4 माइक्रो कूलाम, तो 10⁶ कूलाम, यहाँ 7 भी कर लेंगे। और दूसरा है आपका Q, इसे Q1 कह सकते हैं। दूसरा Q है 0.8 × 10⁻⁻6 कूलाम, तो इनके बीच फोर्स लगता है 0.2 न्यूटन, ये वायु में है। तो बीच की दूरी पूछी है, तो F बराबर 1/4πε0 या 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। तो हमें R फाइंड करना है, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे सब। Q1 है आपका ये, और ये हो जाएगा आपका 4 और 8 32 × 10⁻⁻7, और ये भी -7 है तो -14 होगा। और R यहाँ पे अपॉन में आएगा F, तो F की वैल्यू है 0.2। अब देखिए R इक्वल टू क्या होगा, पहले r² निकालते हैं, तो ये एक 0 और आएगी, तो आप यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 160 × 9, तो 144। देखिए ये आपका कटेगा 16 बार यहाँ से, और 144 और इंटू 0 को मैं यहाँ ले सकता हूँ, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये बचेगा -4। अब मैं रूट लूँगा तो 12, और इसका आएगा 10⁻⁻2, तो बीच की दूरी हो जाएगी आपकी 0.12 मीटर, ये वाली वैल्यू आएगी। और दूसरे गोले पर पहले के कारण कितना बल लगा, तो ये एक दूसरे पे इतना ही बल लगाएंगे, दूसरा पहले पे जितना लगाएगा पहला दूसरे पे भी उतना ही लगाएगा, तो बल उस पर 0.2 ही रहेगा।
चार बिंदु आवेश हैं, क्यू ए है इतना, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ए बी सी डी के शीर्षों पर हैं। वर्ग के केंद्र पर एक माइक्रो कूलाम आवेश पर कितना बल लगेगा? तो ये आंसर लिखा है 0। देखिए फिगर बनाते हैं तो सिमेट्री से हमें दिख जाएगा। ये हमने एक वर्ग लिया जिसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर, और ए बी सी डी, तो क्यू ए है 2 माइक्रो कूलाम और क्यू बी है -5 माइक्रो कूलाम, क्यू सी है 2 माइक्रो कूलाम और क्यू डी है -5 माइक्रो कूलाम। चलिए जो केंद्र है वो विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, इधर रखा है 1 माइक्रो कूलाम, तो क्यू मान लेता हूँ मैं, क्यू की वैल्यू है 1 म्यू सी। अब देखिए किस तरह बल लगेंगे। चार्ज हमें अपोजिट और सेम दिए हैं। ए की वजह से जो फोर्स होगा एफ ए वो ये होगा, इस सी की वजह से जो फोर्स होगा एफ सी वो इससे दूर होगा। तो एफ ए एफ सी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि बराबर और विपरीत हैं, दूरियां बराबर हैं और चार्ज भी बराबर हैं। इसी तरह ये वाला अट्रैक्ट करेगा यहाँ और ये वाला अट्रैक्ट करेगा यहाँ, यानी एफ डी और एफ बी ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट हो जाएगा आपका 0। तो सिमेट्री से आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए अगर मैं अलग से बनाऊं तो ये था एफ बी वेक्टर और यहाँ था आपका एफ ए और इधर था एफ सी, ये वाला सी की वजह से एफ सी दूर की ओर था, सॉरी ये, और ये है एफ ए और इसके अपोजिट में था आपका एफ डी। तो ये और ये कैंसिल होंगे, ये और ये, क्योंकि अपोजिट बराबर हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन से दिख रहा है कि एफ ए इक्वल टू एफ सी होगा और एफ बी इक्वल टू एफ डी होगा। इस आधार पे हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये भी आप पढ़े हैं कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं और ये बंद वक्र नहीं बनाती हैं कभी भी, और ना ये काटती हैं। अगर काटती हैं तो कटान बिंदु पर 2 टेंजेंट पॉसिबल हैं जो कि असंभव है, यानी एक बिंदु पर 2 दिशा नहीं हो सकती, ठीक है, और बंद वक्र नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट है क्यू ए दिया है, क्यू बी दिया है, निर्वात में 20 सेंटीमीटर पर है और मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र पूछा है और इतने कूलाम कोई ऋण आवेश कहाँ रखा जाए कि यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। चलिए पहले पहला केस देखते हैं। ए में आपको ए और बी 2 चार्ज हैं, क्यू ए है 3 माइक्रो कूलाम, क्यू बी है -3 माइक्रो कूलाम और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो 20/100 मीटर कह सकते हैं इसे। ये आर का मान है और ये हो गया आपका मध्य बिंदु ओ। ओ पर कितना वैद्युत क्षेत्र कितना है, ठीक है। तो ओ पर इसके कारण, एक के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा दूर की ओर ई ए, और बी के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा उसी की ओर, तो ये ऐड होंगे यहाँ पे ई ए और ए बी, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। तो ई ओ हमें नेट निकालना है, तो ये बराबर होगा ई ए प्लस ई बी। तो ई ए की वैल्यू है इसके कारण, तो ये होगा 9 × 10⁹, क्यू है 3 × 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से आधा होगा आपका ये 0.1, और यानी 0.10 में हम 100 का भाग देंगे तो 0.1 मीटर, ठीक है, 0.1 का स्क्वायर। इसी तरह ई बी होगा 9 × 10⁹ और 3 × 10⁻⁻6 अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 27 54 होगा और 10⁻9 हुआ है, और यहाँ से आपका 100 और जाएगा तो 10⁻11। पहले हमें 9 से 6 घटाना है, 3 बचेगा, और 3 के बाद यहाँ से हमें 2 जीरो और मिल जाएंगे, तो ये 5 होगा, सॉरी। इसी को मैं लिख सकता हूँ 5.4 × 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम, और डायरेक्शन होगी ए से बी की ओर, ये नेट डायरेक्शन होगी, दोनों इसी तरफ एक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह मिल जाएगा। फिर आगे है मध्य बिंदु, यदि इतने कूलाम परमाणु का कोई ऋण आवेश, ऋण परीक्षण आवेश इसे इसी बिंदु पर रखा जाए तो कितना बल इस पे लगेगा।
तो इस पर जो बल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी हम निकाल सकते हैं। हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है तो बल हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं Q इंटू ई से, क्योंकि E नेट हमने निकाल लिया है तो Q का मान है ये, बस सीधे गुणा कर देंगे और बल की दिशा विपरीत होगी यहाँ पे क्योंकि माइनस चार्ज है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल पे है। किसी निकाय में दो आवेश इतने और इतने इन बिंदुओं पर रखें तो देखिए अगर गौर से देखा जाए तो ये x 0, 0, -15 और ये 0, 0, +15 यानी z एक्सेस पर रखें हैं। तो z में मैं इस तरह ले सकता हूँ, देखिए फिगर भी यहाँ दिया है, ये y माना है इन्होंने, ये वाला फिगर है और इधर आपका x हुआ और z को इन्होंने ये लिया है ऐसे। तो z में दो पॉइंट लिए हैं, एक है 0, 0, 15 और एक है 0, 0, -15। यहाँ पे दो चार्ज रखे हैं, एक है QA ए पॉइंट पे और B पर है QB, ये B पॉइंट है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछा है तो 2L की वैल्यू होगी आपकी, 2L पूरा होगा 30 सेंटीमीटर और Q की वैल्यू है 2.5 × 10⁻⁷। अब देखिए P बराबर होता है Q इंटू 2L और इसकी जो डायरेक्शन होती है P की वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। तो अगर मैं यहाँ डायरेक्शन देखूँ तो ये होगी नीचे की, ये इसकी ओर -15 की नीचे की ओर, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड K में जाएगा, K कैप में जाएगा और +Z में होगा, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो ये Q की वैल्यू है आपकी 2.5 और ये हो जाएगा 0.30 मीटर। इसमें 100 का भाग देंगे तो दशमलव इतने मीटर हो जाएगा। तो ये आपका आया 7.5 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर कूलाम, कूलाम इंटू मीटर, सॉरी कूलाम मीटर इसका मात्रक होगा। तो द्विध्रुव इस तरह हम निकाल सकते हैं। डायरेक्शन भी का भी हमें ध्यान देना है तो मैं एक बार फिर डायरेक्शन इधर समझा देता हूँ। अगर +Q और -Q दो बिंदु आवेश हैं 2L दूरी पर तो यहाँ वैद्युतोच्छेद की दिशा धन से ऋण की ओर होगी और इलेक्ट्रिक डाइपोल जस्ट अपोजिट होता है हमेशा वैद्युतोच्छेद के, तो ये इस तरह होगा। और जनरल फार्मूला है P बराबर Q इंटू 2L, 2L आपका लेंथ वेक्टर होता है और दोनों आवेशों को मिलाने वाला लेंथ वेक्टर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। इतने सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण में कोई वैद्युत ध्रुव 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम परमाणु के किसी एक समान वैद्युतोच्छेद की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्य करने वाला टोटल आघूर्ण कितना होगा। तो देखिए हमने एक डेरिवेशन किया कि अगर हम किसी वैद्युत ध्रुव को एक समान वैद्युतोच्छेद में क्षेत्र से थीटा एंगल पर रख दें, क्षेत्र से थीटा एंगल पर रखते हैं तो इस पर जो टो लगता है वो होता है P × E और इसे हम तोड़ें तो इसको हम मैग्नीट्यूड अगर लिखना चाहें तो PE sin थीटा या सीधे सीधे टो इक्वल टू PE sin थीटा होता है। तो यहाँ पे बस हमें सीधे सीधे वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट करना है। तो P है आपका 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर और ठीक है, और E है आपका 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम और ये है आपका sin 30। और हमें यहाँ पे मीटर और MKS का ध्यान देना है, सीधा सीधा फॉर्मूले पे बेस्ड है। ऊन से रगड़ने पर कोई पॉलीथिन का टुकड़ा इतने आवेश से ऋणावेशित पाया गया, इसका मतलब है इतने कूलाम आवेश से ऋणावेशित पाया गया। दिस मीन्स इलेक्ट्रॉन आए हैं, पॉलीथीन के टुकड़े में इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये कन्फर्म है। पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन आए हैं क्योंकि ऋण आवेश है। तो चलिए स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित हुई है। तो ठीक है, ऊन से आपके जाएंगे पॉलीथीन में। ऊन से पॉलीथीन पर द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो द्रव्य कण है ऊन से पॉलीथीन पर विस्थापित होंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है द्रव्यमान भी यहाँ वो कंसंट्रेट होगा। तो हम सीधे लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन में आए हैं। क्या उनसे पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है, तो इसे हम कहेंगे हाँ, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कुछ ना कुछ मास भी यहाँ शिफ्ट होगा। पॉलीथीन पर द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन से पॉलीथीन में विस्थापित हो रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन में इतना होता है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन गए होंगे उन्हीं की वजह से ये चार्ज आया होगा। अगर उनकी हमें संख्या निकालनी है तो Q बराबर N से ये संख्या फाइंड कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन है यहाँ पे, ये देखिए Q हमें गिवन है, E और 1.6 ये रख के यहाँ से हम संख्या निकालेंगे ये।
तो इतने इलेक्ट्रॉन विस्थापित हुए और इसीलिए मास विस्थापित हुआ। अगर टोटल मास निकालना है तो हम इसका गुणा कर सकते हैं इसमें, यानी जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन आए होंगे। दो वैद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए और बी, इनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, दोनों पर इतना आवेश है, इनके बीच कितना वैद्युत प्रतिकर्षण बल है। ठीक है, निकल आएगा। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में ए और बी की त्रिज्याएं लगभग नगण्य माननी है। प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दुगनी कर दें और दूरी आधी कर दें तो बल कितना हो जाएगा। तो चलिए पहले केस का बनाते हैं, ए और बी, और इन दोनों पर चार्ज हमें दिया है 6.5 × 10⁻⁻7 कूलाम, ये भी इतना ही है, और बीच की दूरी है 50 सेंटीमीटर। तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल पूछा है, तो 9 × 10⁹ Q1 Q2 में यही दोनों आएंगे, तो सीधे होल स्क्वायर कर सकते हैं अपॉन r²। r है आपका 50 सेंटीमीटर, यानी 1/2 मीटर लिख सकते हैं, इसे मीटर में बदलेंगे तो ये 2 का ऊपर चार्ज आएगा, तो ये होगा आपका 36 और ये होगा -14, तो -5 और इसका स्क्वायर होगा, तो ये हमें मिलेगा 25 और 42, तो 42.25। ठीक है, और इसका भी मल्टीप्लाई होगा तो F निकलेगा यहाँ से आपका, देखिए F आएगा 36 × 42.25 और 10⁻⁻5, इनका गुणा करने पे ये मिलता है हमें 1.52 और 10⁻⁻2 न्यूटन। अब हमें देखना है कि ये दो कंडीशन अप्लाई हो रही हैं, मात्र आवेश को दोगुना कर रहे हैं और बीच की दूरी को आधा कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह ये निर्भर होता है, आवेश पर Q1 Q2 समानुपाती होता है और वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती दूरी के लिए। तो देखिए क्या चेंजेज हो रहे हैं, आवेशों को दोगुना कर रहे हैं तो 2Q1 2Q2 होगा और दूरी को हम कर रहे हैं आधा, तो ये r/2 आएगा। तो बेसिकली ऊपर हो जाएगा आपका 16, इससे 4 मिलेगा क्योंकि स्क्वायर है और 2 ये आया है, तो टोटल हम देखें तो ये 4 × 2 इतने का गुणा हो जाएगा, यानी 16 का, तो ये आपका 16 गुना हो जाएगा ऐसा करने से। ठीक है, ये देखिए यहाँ से सीधे चेक हो जाएगा, तो पहले वाले का ही 16 गुना आप कर सकते हैं जो ये आपने फाइंड किया है। गोले ए तथा बी साइज में एक से हैं, इसी साइज का तीसरा अनावेशित गोला है, पहले के संपर्क में रखते हैं, फिर अंत में दोनों से हटा लिया जाता है। अब ए और बी के बीच प्रतिकर्षण बल कितना होगा, इसमें आवेश हमें गिवन है, यही मानना है तीसरा गोल, दूसरा दोनों बराबर हैं। अब इसी में पुराने क्वेश्चन से लिया गया है, यानी क्यों यही लेना है। अब एक तीसरा इसी तरह का गोला आया और दोनों से टच करा के हटा के फिर उसे रख दिया है आपने। अब ए तथा बी के बीच बल, इसको फिर हटा दिया है वहाँ से, फिर पूछ रहा है अब बल कितना हो जाएगा। ठीक है, शुरू में फाइंड करना है, फिर उसके बाद फाइंड करना है। तो देखिए, यानी हमें जो कहा गया है उसको देखते हैं, इसमें हम आवेशों का ट्रांसफ़र कराएंगे। तो शुरू में ए और बी साइज के दो जो गोले हैं ये सेम आवेश के हैं, कि हमें पहले ही गिवन था, और दोनों के आवेश थे 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम, ये भी इतना ही था। अब इसी तरह का एक तीसरा गोला लाए हैं सी, जिसमें कोई चार्ज नहीं, इसको पहले ये टच कराते हैं ए से और फिर टच कराते हैं इसको दूसरे से बी से, और फिर उसके बाद इसको हटा देते हैं। तो फिर ए और बी के बीच बल कितना होगा ये पूछा है। तो पहले केस का आप बल फाइंड कर लीजिए, दूरी कांस्टेंट रहेगी, तो पहले केस का जो फोर्स होगा वो होगा के कांस्टेंट है, Q1 Q2 Q है, वैल्यू बाद में रखेंगे, अपॉन r², ये पहला केस है। अब दूसरे केस में देखिए क्या हो रहा है, चार्ज कितना बदल रहा है इस पर गौर करेंगे। तो पहले ए और सी को स्पर्श कराएंगे, ए व सी को जब हम टच कराएंगे तो शुरू में तो QC 0 है, तो इनका जो बंटवारा होगा वो ये होगा कि सीधा जब ये टच होगा तो दोनों का आधा आधा बढ़ जाएगा, इसका तो कुछ नहीं है, तो इसी का आधा पा जाएगा ये, यानी ए पर हो जाएगा आप Q/2, क्योंकि आधा सी में चला गया। अब आएंगे इसको बी से जब टच कराएंगे तो
सीधा सीधा इनका बंटवारा इस तरह होगा कि पहले दोनों अपना अपना सब मिला के जोड़ लेंगे, फिर उसको आधा आधा बांटेंगे। यानी अगर कुछ नहीं है, जीरो है, तब भी यही करना है। यानी सी और ए का पहले मिलाएंगे तो इसी के बराबर रहेगा, फिर हाफ हाफ ही ले लेंगे दोनों। यानी सी पे q/2 है जब हम बी पे टच कराएंगे। अब सी को इधर टच कराया और सी पर b/2 पहले से है और q ये है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा q + q/2, दैट इज 3q/2। अब इसका आधा आधा दोनों पाएंगे, तो अब फाइनली जो बी पर आवेश आएगा वो होगा 3q/4 और इस पे q/2। अब इनके बीच बल निकाल लेते हैं, तो नया, तो बस आवेश यहाँ पे ट्रांसफ़र में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो k q/2 और 3q/4 अपॉन r²। तो F2 बराबर होगा, देखिए ये 1/2 3/4, तो 3/8 और ये हो जाएगा F1। बाकी एक से मैं इसकी वैल्यू F1 लिख सकता हूँ कांस्टेंट हटा के सब, तो ये आपका 3/8 गुना हो जाएगा नया बल, 3/8 ऑफ F1। ठीक है, ये दिया है इधर। ये फ्लक्स में है, E.dA पे है। अब इसमें वैद्युत बल रेखाओं वाले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसमें कौन कौन से पॉसिबल नहीं हैं ये बताना है। देखिए, निम्नलिखित वक्रों में कौन संभावित स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निरूपित नहीं करती। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं। तो जहाँ भी हम देखेंगे कि कट कर रही हैं तो वो पॉसिबल नहीं होंगे। देखिए इधर कट कर रही हैं तो ये नहीं होगा, और जहाँ भी बंद वक्र बन रहे हैं वो नहीं होंगे। देखिए इनमें बंद वक्र बन रहा है, ये नहीं होंगे। और धन से दूर और ऋण की ओर होना चाहिए, तो यहाँ ये पॉसिबल है। यहाँ बंद वक्र है, तो चलिए देखिए पढ़ते हैं। केवल चित्र सी संभावित स्थिर वैद्युत रेखाएं निरूपित करता है, बाकी नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे सी वाला ये वाला कर रहा है तो ये ठीक भी है क्योंकि धन से निकल रही है, नल पॉइंट भी सही जगह दिख रहा है। और बाकी में इसमें रीजन होगा कि धन से निकल रही है और ऋण पे एंटर तो है लेकिन बंद वक्र बन रहा है। ठीक है, बंद वक्र में इसमें देखिए ये धन की ओर आ रही हैं यहाँ पे, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और इस वाले में कट कर रही हैं, इसमें बंद वक्र है। ठीक, बंद वक्र नहीं बनाती हैं। और इसमें जो है पहला वाला है, पहले वाले में है कि पृष्ठ की सदैव लंबवत निकलती हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव चालक पृष्ठ की लंबवत होती हैं, और कुछ में लंबवत आपको नहीं दिख रही हैं। जैसे देखिए तिरछा, यहाँ ही देखें, यानी कोई भी वक्र हो तो वहाँ टेंजेंट खींचेंगे तो इस तरह निकलना चाहिए ई लंबवत, जहाँ पे भी जो ये पृष्ठ होगा उसकी लंबवत। तो यही ध्यान देना है। अब देखते हैं जरा संतुलन वाले क्वेश्चन है कुछ, किस तरह से संतुलन होता है इनका। और ये वाला आर्टिकल वैसे हम कर चुके हैं यहाँ पे, इसको फिर से बता देते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए -q आवेश और m द्रव्यमान है। ठीक है, मैं एक वैद्युत क्षेत्र ले रहा हूँ ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ये लिया। अब हम एक -q चार्ज को और m द्रव्यमान को प्रोजेक्ट कर रहे हैं लंबवत। तो जैसे ही लंबवत आएगा तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इससे बल लगेगा, क्योंकि -q है। तो अगर कुछ ना फोर्स लगता तो ये सीधे जाता। अब मान लीजिए इस तरह से बल लग रहा है इसमें। ठीक है, ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। ये A है और ये B है, A से B तक ये वैद्युत क्षेत्र में रहता है, ये हमें मान के चलना है। ये भी E है। तो यहाँ से यहाँ तक क्षैतिज विस्थापन हम ले लेते हैं x, और ऊर्ध्वाधर विस्थापन ले लेते हैं y, और समय मान लीजिए t है। A से C तक पहुँच रहा है जब पार्टिकल, तो हमें यही डिफ्लेक्शन y निकालना है। तो हम गति की, जब भी ये पार्टिकल चल रहा होगा कहीं भी, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। पार्टिकल कहीं भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर एक ही फोर्स लग रहा है। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण त्वरण हमने 0 लिया है, जहाँ भी ये कर रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है।
ग्रेविटी फ्री स्पेस में आपका एक्सपेरिमेंट होगा, ये मान के चलेंगे। तो G0 लेना है। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे हम देखेंगे तो इस पर एक ही फोर्स लग रहा होगा माइनस के ऊपर, वो है QE, और वो लग रहा होगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि माइनस चार्ज है। और हम इसी को लिख सकते हैं ME, हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है तो ये होगा QE/M। और ये एक्सीलरेशन जो कार्य करेगा वो होगा आपका फोर्स जिस डायरेक्शन में है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ये वर्टिकल में ऐसे लगेगा, यानी क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं है। तो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर के लिए गति की समीकरण लगाएंगे। तो क्षैतिज में होता है क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणा समय। क्षैतिज वेग मान लेते हैं ये Vx है, यहाँ मैंने Vx दिया है तो मैं ये Vx बना देता हूँ। तो Vx इंटू टी, और वर्टिकल के लिए y है, और ये प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग 0 है, हाफ g की a की वैल्यू है QE/M इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ से t उठा के यहाँ रखेंगे तो ये आएगा y इक्वल टू हाफ QE/M और x स्क्वायर अपॉन Vx का स्क्वायर। तो इस तरह यहाँ से हमें ऊर्ध्वाधर जो डिफ्लेक्शन y है वो मिल जाता है, और ये होगा हाफ QEx स्क्वायर अपॉन M Vx स्क्वायर। ठीक है, x की जगह इन्होंने यहाँ L लिया है तो वो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ऑब्जेक्टिव है कुछ, वैद्युत विभव का मात्रक निकालना है तो V बराबर W/Q से, इसका हो जाएगा जूल और इसका हो जाएगा कूलाम, तो जूल पर कूलाम होगा। अब E बराबर 0, वैद्युत क्षेत्र में विभव V का R के साथ परिवर्तन होगा, तो लिखा है V R पर निर्भर नहीं करेगा, इसलिए होगा क्योंकि E0 का मतलब देखिए क्या क्या हो सकता है। जनरल फॉर्मूला होता है E बराबर -dV/dr। तो अगर E0 है इसका क्या मतलब है, देखिए E अगर 0 है तो 0 कर दीजिए इसको, तो ये यहाँ से मिलेगा dV/dr बराबर 0, यानी dV बराबर 0, दिस मीन्स V बराबर कांस्टेंट। तो इससे हमें ये पता चल रहा है E0 होने का मतलब V कांस्टेंट है, और V कांस्टेंट है, 0 भी हो सकता है केस में, लेकिन V कांस्टेंट का मतलब है R पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये ध्यान देना, क्योंकि ये किसी में कोई भी फॉलो यहाँ नहीं करेगा, ये वाला आएगा, क्योंकि E0 दिया है तो E0 का मतलब या तो V कांस्टेंट है या V 0 है। तो यहाँ 0 की तो बात नहीं है तो आप कांस्टेंट लेंगे, इनको ध्यान भी रखेंगे हमेशा। मतलब इसको मैं फिर से समझा देता हूँ, वैसे जनरल फार्मूला है E बराबर -dV/dr, R वेक्टर होगा, और अलग अलग वेरिएबल में बात हो रही है XYZ में तो वहाँ से भी हमें लगाना होगा अलग अलग। तो हमें इस क्वेश्चन में ये तो जनरल फार्मूला है, इसमें हमें E बराबर 0 दिया है तो मैं इसे 0 करूँगा और त्रियक गुणा से dV बराबर 0 मिलेगा, और d बराबर 0 का मतलब है कि V कांस्टेंट है, और V कांस्टेंट है तो R पर निर्भर नहीं करेगा। दो प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, उनमें विभवांतर 10 वोल्ट है, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। देखिए बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर, d की वैल्यू है 10⁻⁻2 मीटर, और 10 विभवांतर दिया है 10 वोल्ट, और वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो V बराबर होता है E इंटू डी, या E बराबर V/d, क्योंकि अभी पढ़ा है आपने इक्वल टू होता है -dV/dr। अगर हमें पोटेंशियल पता हो, डिफरेंस dV का मतलब है छोटा सा डिफरेंस, वैसे हम ΔV/ΔX भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना है E, तो E बराबर होगा ΔV है 10 वोल्ट और ΔX है ये 10⁻⁻2, तो ये ऊपर जाएगा तो ये 1000 न्यूटन पर कूलम मिलेगा। सीधे सूत्र में रखना है आपको। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का छोटा मात्रक है, ठीक है, और ऊर्जा का है, विभव का तो वोल्ट होता है, वेग का मीटर प्रति सेकेंड, कोणीय संवेग का I गुणा ओमेगा से किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड। तो चलिए आगे। द्विध्रुव के कारण केंद्र से दूरी पर स्थित बिंदु की तीव्रताएं और E और V क्रमशः क्या संबंध होता है। E बराबर V/R लिखा है। देखिए वैद्युत ध्रुव के कारण केंद्र से R दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव, ये दोनों आप कर चुके हैं। देखिए अगर +Q और -Q की वजह से, और ये मध्य बिंदु होता है L मानते हैं, और यहाँ पे जब आपने E फाइंड किया है नेट
पी बिंदु पर, तो इसकी वैल्यू आपकी आई थी ई पी इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³, ये आता है। तो अक्षीय स्थिति का है। अब हमें पोटेंशियल भी निकालना हो तो पोटेंशियल हमारा आया था, देखिए वी पी इक्वल टू था 1/4πε0 2p/r², ठीक है। तो ई और वी में रिलेशन पूछा है, तो मैं यहाँ पे आर करके देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4πε0 2p/r² इंटू 1/r। अब मैं इतने पूरे की जगह यहाँ लिख सकता हूँ वीपी, ये दोनों सूत्र लिखे हैं। अब हम यहाँ वीपी को इंसर्ट कर रहे हैं, तो ईपी बराबर होगा वीपी/आर। तो ये आपका सही होगा पहला वाला। और समबाहु पृष्ठ का मतलब है कि प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, और समबाहु पृष्ठ में आपको कभी भी वर्गडन नहीं मिलेगा, हमेशा वर्गडन 0 होगा, कहीं से कहीं आप ले जाएं, ठीक है। तो कह रहे हैं कौन सा सत्य नहीं है, ये पूछा है समबाहु के लिए। तो ये आखिरी है, समबाहु पृष्ठ सर्वदा गोलाकार होते हैं, ये जरूरी नहीं। समबाहु पृष्ठ गोलाकार और रेखी भी हो सकते हैं, किसी भी तरह से बेलनाकार भी हो सकते हैं, तो ये कोई भी आकृति ले सकता है, इसलिए ये तथ्य गलत है। और इनमें बाकी में सब ठीक आएगा। देखिए पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। अगर समबाहु पृष्ठ है कोई भी, तो प्रत्येक बिंदु का विभव समान होगा, तो हम कहीं से कहीं तक का विभवांतर निकालेंगे, हमेशा 0 आएगा, और वर्गडन भी हमेशा 0 रहेगा। और इसमें है विद्युत बल रेखा पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं, तो ये भी सही है। पृष्ठ पर किसी एक आवेश को दूसरे में ले जाने पर समबाहु पृष्ठ में हमें वर्गडन नहीं करना पड़ता है। ये तीनों बातें सही थी और ये गलत है। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक नजदीक लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो चलिए देखिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र देख लीजिए पहले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें सभी संभव पेयर बनाते हैं, कोई जैसे दो आवेश हैं Q1 Q2, चिन्ह सहित यहाँ हमें रखनी, दोनों मैंने अभी धन लिए हैं और बीच की दूरी r है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/4πε0 Q1 Q2/r। डेफिनेशन होती है कि किन्हीं दो आवेशों को अनंत से किसी निश्चित दूरी तक लाने में जो भी वर्गडन करना होता है वो उस आवेश निकाय में स्थिर ऊर्जा के रूप में कलेक्शन होता है, उसका होता है, संचित होता है। तो ये U है, इसमें चिन्ह सहित रखना है आपको, ये ध्यान दीजिए। और अगर 3 चार्ज हैं, कहीं पे 3 चार्ज का सिस्टम है Q1 Q2 Q3, और ये दूरी मान लीजिए R1 R2 R3 है, इसकी हमें स्थिर ऊर्जा चाहिए, तो सभी संभव पेयर बनाने हैं हमें। जितने पेयर संभव होंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2/R2 और Q2 Q3/R3 और Q1 Q3/R1 ये आएंगे। और चिन्ह सहित, अगर कोई आवेश नेगेटिव है तो नेगेटिव सहित यहाँ जोड़ेंगे, और हमेशा सूत्र में चिन्ह सहित मान रखना है, ये ध्यान देंगे आप। चिन्ह सहित मान, जो भी चिन्ह दिया ध्यान वो हमें यहाँ पर रखना है, क्योंकि अदिश राशि है। अदिश राशियों में आवेश का मान हमेशा चिन्ह सहित रखना है, और सदिश में चिन्ह का यूज होता है डायरेक्शन के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके -e चार्ज के इस तरह होंगे और किसी दूरी पर हैं। अब इन्हें और पास ला रहे हैं, माना शुरू में r पर हैं, तो चार्ज तो वही है Q1 Q2/r² से, बीच की दूरी r है। अब हम इन्हें और पास ला रहे हैं, तो r कम होगा, r कम होगा तो f आपका बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है। और ये तो फोर्स है, अब हमें स्थिर ऊर्जा निकालनी हो तो ये 1/r के समान पाती है। तो यहाँ से भी क्या होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी आएगी, देखिए 1/4πε0 Q1 Q2, तो E²/r। अब देखिए हो क्या रहा है कि r को हम क्या कर रहे हैं, कम, देखिए नज़दीक ला रहे हैं, तो r कम हो रहा है, तो U क्या होगा, बढ़ेगा, यही पूछा था, तो ये बढ़ेगा। इसी तरह अगर मान लीजिए नेगेटिव में बढ़ रहा है, एक धन होता एक ऋण होता, तो पास लाने पर इससे ऊर्जा घटती। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन होता कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, किसी दूरी पर रखें, अब हम इन्हें पास लाएंगे, अगर दोनों को नज़दीक लाएंगे तो इससे ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वहाँ पे आपकी इससे ऊर्जा घटेगी, ये ध्यान देंगे, क्योंकि ये इससे ऊर्जा नेगेटिव होगी, और जब नेगेटिव में वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब है एक्चुअल में वो घट रहा है।
वायु में 1 सेंटीमीटर दूर पर रखे 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक आवेशों की स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2, तो 10 1 × 10⁻⁻6, दोनों का मान यही होगा, अपॉन R, R है 10⁻⁻2 मीटर, 1 सेंटीमीटर में 100 का भाग देंगे, तो ये आपका बनेगा U = 0.9। ये आपका 12 हो जाएगा माइनस का, ये प्लस के 11 है, तो 9/10 आएगा, यानी 0.9 जूल। धारिता का मात्रक आपका कूलाम पर निम्नलिखित से कौन सा धारिता का मात्रक, कूलाम तो आवेश का है, एम्पियर धारा का है, और वोल्ट विभवांतर का है, ये आवेश का है, तो कूलाम प्रति वोल्ट ये आएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं Q = CV, C बराबर होगा Q/V, Q मतलब कूलाम और V मतलब वोल्ट। एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, अच्छी बात है। यदि प्लेटों के बीच पराविद्युत की एक पट्टी रख दें तो क्या परिवर्तित नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या है, एक बैटरी से जुड़ा है एक संधारित्र, प्लेटों के बीच में हमने क्या रखा है, पराविद्युत पदार्थ, तो कौन सी चीज़ कह रहा है इनमें नहीं बदलेगी। तो जब भी बैटरी जुड़ी रहती है, देखिए बैटरी से जुड़ा ही है लगातार, तो विभवांतर हमेशा सेम रहता है, ये ध्यान देना है। आवेश बदलेगा और धारिता बदलेगी, ऊर्जा भी बदलेगी, लेकिन विभवांतर सेम रहेगा। बैटरी जुड़ी रहने पर V सेम होता है और बैटरी हटा लेने पर Q सेम हो जाता है, ये हमें याद रखना है। बैटरी जुड़ी रहने पर V कांस्टेंट। वायु में 2 धनावेशों के मध्य पराविद्युत पदार्थ रखने से, तो अब सी बात है, जब पराविद्युत पदार्थ रखते हैं, मान लिया K रखा, तो Q1 Q2 अपॉन R², ये ε0 K आता है, K 1 से बड़ा होगा तो ये घटेगा, ठीक है, जनरली 1 से बड़ा ही होता है, वायु के लिए 1 होता है। अब आते हैं संधारित्र में श्रेणियों समांतर में। तो देखिए अगर 2 संधारित्र का ये नोटेशन है, श्रेणी क्रम में है तो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस मिलता है वो कम होता है, और अगर दोनों को हम पैरेलल में जोड़ें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज़्यादा मिलता है। तो फार्मूला इनके जस्ट उल्टे हैं प्रतिरोध से। ये श्रेणी का है आपका 1/C1 1/C2, और समांतर का है C1 + C2। श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है, श्रेणी क्रम में Q कांस्टेंट और समांतर में V कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे हमें A और B के बीच निकालना है। पहले हम ये 2 और 2 श्रेणी में जोड़ेंगे, फिर 3 के साथ समांतर, क्रम से आप रिड्यूस करेंगे इसे। पहले 2 को मैं समान श्रेणी में जोड़ूंगा, तो 1/2 1/2, तो ये आएगा 1 का उल्टा भी 1 रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 का, दोनों की जगह 1 लगा सकते हैं अब आप, ये B, तो ये है आपका 1 और ये 3 पहले से है। तो अब ये समांतर में है तो CAB हो जाएगा, सीधे जुड़ जाएंगे, समांतर में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, तो ये 4 वाला आ जाएगा। इसमें A और B के बीच धारिता यहाँ भी पूछी है, तो ये दोनों पहले समांतर में है। समांतर में हमेशा देखेंगे कि एक ही तार से नहीं होगा, तार बदल रहा होगा, क्योंकि आवेश बदलेगा, यहाँ पे दोनों में अलग अलग आवेश आएगा। जब आवेश अलग अलग होगा तो समझिए समांतर, अगर एक ही आवेश फ्लो हो रहा है तो वो श्रेणी में माने जाएंगे। तो ये समांतर में 1 और 2 3 हो जाएगा, फिर 3 और 3 को श्रेणी में जोड़ेंगे। पहले आप 1 को 3 बना के यहाँ एक बार दिखा देंगे, ये 3 पहले से है, तो अब इनको श्रेणी में, तो 1/CAB बराबर होगा 1/3 1/3 2/3, तो CAB होगा 3/2 यानी 1.5, ठीक है। तो 1 और 2 और 1 3 हुआ है, और 3 3 श्रेणी में है, तो 3 3 का एक आपका आएगा 3/2। इसमें कह रहा A और B के बीच तुल्य धारिता। A और B के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आप इन दोनों को रिड्यूस करके इनकी जगह 1 लगा दीजिए, क्रम से चलेंगे, ठीक है। ये 1 का है, और इन दोनों का 1 1 का जब श्रेणी में जोड़ेंगे
तो 1/c बराबर 1 + 1, तो 2 हुआ, तो ये 1/2 आएगा। इसकी जगह पे एक का हो जाएगा 1/2 इक्विवेलेंट। और ये तार हटा के ये हम सीधे इन्हें जोड़ सकते हैं, तो इसको सीधा यहाँ जोड़ देंगे, और ये वाला तार हटा के ये वाला इनको ऐसे जोड़ देंगे। ये बी हो गया, और ये हटा के ये आपका ए है। और इधर देखिए ये हटा के हमने जोड़ा है, तो ये और ये रहेगा, और इस वाले में हमने ये हटा के जोड़ा है, तो यहाँ एक रहेगा ये। अब हम पहले इनको जोड़ेंगे समांतर में, फिर इसके साथ ये इनकी जगह, पूरे की जगह फिर ये इसमें आएगा आपका, ये भी समांतर होगा। ठीक है, पहले इतने को रिड्यूस करिए ये, तो ये होगा आपका 1 + 1/2, तो ये हुआ 3/2। ठीक है, अब 3/2 मतलब 1.5, और फिर ये एक, ये कायम होंगे समांतर में, तो ये 2.5 हो जाएगा आपका। फिर से इसको देख लीजिए, इसकी जगह जब आप जोड़ेंगे समांतर में, इनफैक्ट ये तीनों समांतर आएंगे देखा जाए तो। देखिए इस फिगर को हम ऐसा भी बना सकते हैं, इसको और खींच देंगे, तो देखिए ये एक था, और ये था 1/2, और ये था 1, तो ये समांतर में है तीनों, तो समांतर में सीधे जुड़ जाएंगे ये। ठीक है, अगला है 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। तो C है 100 माइक्रोफैराड, और V है 10 वोल्ट 10⁻⁶ फैराड, और V 10 वोल्ट है। कितनी ऊर्जा संचित होगी, तो हाफ CV²। C है 100 × 10⁻⁶, और V² मतलब 10 का स्क्वायर, तो ये 100 हो जाएगा। तो ये बचा आपका 10⁻²/2, तो 5 × 10⁻², इसी को 5 × 10⁻³ जूल लिख सकते हैं, ये ऊर्जा आ जाएगी। तो अब नेक्स्ट टर्न पे आगे वाला होगा।